मनोहर लासी जी को अपना 2.5 साल का कार्यकाल छोड़ना नहीं था, जिसके कारण बीजेपी में चले गए, और वहां पे रह के आपने कोई कसर नहीं छोड़ी भाभी ज्योति कलानी जी को हराने में, और पंचम कलानी जब महापौर थी तब उनको भी गिराने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। ये आप पे आरोप है पब्लिकली। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, तेज तरार बोलने वाले और काफ़ी चर्चित रहने वाले हर एक मीडिया के अंदर मनोज लासी जी। मनोज जी, नए साल में पहला इंटरव्यू 2023 में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पूरे शहरवासियों को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पक्ष की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर के सामने कुदरत जो कहते हैं, नेचर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो संसार को चलाती है, उसके सामने यही दिल से प्रार्थना हर रोज़ करता हूँ कि मेरा शहर, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा पक्ष, मेरे शहर के व्यापारी, मेरे शहर के सब लोग सुख समृद्धि और अच्छी सेहत के साथ रहे। शहर की छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनसे भगवान ईश्वर निपटने की शक्ति अब तक देता आया है और देते भी रहे, और इसी प्रकार से 2023 का वर्ष भी सुख समृद्धि और भाईचारे व्यापार से गुजरे और लोगों के कार्य हम करते रहें, लोगों की समस्याओं का निवारण निकालते रहें, यही कामना करें। एक आशा हम भी रखते हैं आपके साथ में। नए साल के अंदर आपने तो झूठ कहा है, आपने ही कहा है कि मैं झूठा हूँ, मेरे विश्वास मत करना, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी का काम ही झूठ बोलना है। तो नए वर्ष में आप सच ज़्यादा कहेंगे, झूठ बोलेंगे? मान लो हर एक नेता कहता है वो, आप उसमें मैं नहीं बोलूँगा आप कि पूरा वर्ष आप सच बोलिएगा, आप झूठ भी बोलेगा, लेकिन सच की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। ऐसे शहरवासियों को भी उम्मीद आपसे। मेरे स्वर्गीय पिताजी दिलीप लासी मुझे कहा करते थे कि अगर तुम्हारे पीछे कोई बोलना शुरू करे या तुम्हारी बातों को घुमा फिरा के कोई बताए, या आजकल जो कहते हैं मीम्स, इस तरह के मीम्स बनना चालू हो, तो बेटा तुम तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो। ऐसा ही एक मीम इन दिनों शहर में सोशल मीडिया पे मेरा चल रहा है। आप ही के चैनल के ऊपर मैंने वो साक्षात्कार दिया था, इसी कार्यालय में बैठकर। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, चालिया के दिन थे। हाँ, याद है मुझे। वो तब का था कि जब हमारे मुख्यमंत्री ने उल्लासनगर को सौगात दी थी और पहली घोषणा की थी, जल्द ही हम उल्लासनगर के लिए, धोखाधड़ी के इमारतों के लिए 2006 का जो GR है उसको एलेबरेट करके, नोटिफाई करके हम आगे लेके आ रहेंगे और शहर में एक अच्छा संजीवनी मिलने वाली है। उस पर मैंने साक्षात्कार दिया था। आपने कहा था वो भाजपा वाले लेकर आए हैं, भाजपा वाले ढोल पीट रहे हैं। मैंने बोला मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मेरी बातों के विश्वास पर, मुख्यमंत्री पे तो करोगे ना। तो उस वक्त का वो बात साक्षात्कार है। तो मेरे चाहने वालों ने, मेरे हितचिंतकों ने वो आगे का पीछे का कट करके वो मेरा मीम बना दिया है कि मैं झूठा हूँ, मैं राजनीतिक हूँ, मेरे ऊपर। अच्छी बात है, मेरे पिताजी की मुझे याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, इतिहास है कि जो नेगेटिविटी चली है जिसके लिए भी, वो ज़्यादा पॉपुलर हुए शहर के अंदर। उदाहरण के तौर पे पप्पू कलानी। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने देखा करता था, मैं नेताओं को कि पप्पू कलानी के खिलाफ कहना, टाड़ा आरोपी बोलना, और हर एक सभाओं के अंदर बड़े बड़े मतलब आधा घंटा 1 घंटा भाषण देना। मैं नाम ले सकता हूँ उस नेता का, आपको भी मतलब पूरे शहरवासी समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए, पूरे महाराष्ट्र में मालूम है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बड़े नेता बन के आते हैं। मैंने कहा ना, हम धन्यवाद करते हैं उनको फोन करके, धन्यवाद, आपने हमको गालियाँ दी, आपने हमारे खिलाफ बोला, आपने हमारे को गुंडा बोला, आपने हमारे मीम बनाए, हम धन्यवाद करते हैं। अभी नए साल के अंदर GR तो पता नहीं कब आएगा, जल्द आएगा, आप भी कह रहे हो, ठीक है। जो उसका जो मालिकाना हक है मनोज जी, वो तो है ही नहीं, तो क्या मतलब उस GR का? देखिए, जब
14 से जब ज्योति कालानी आमदार बन के गई तो उन्होंने अपने हर अधिवेशन में ये मुद्दा उठाया था, बहुत ही संक्षेप में इलेबरेट करके कि हमारे शहर में क्या क्या दिक्कतें हैं, धोखाधड़ी इमारतों लेके मालिकाना कुआ, जमीन का मालिकाना कुआ, पेपर एक के पास है, ज़मीन किसके पास है, बिल्डिंग बिल्डर किसने बनाई, डेवलपर कौन है, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को हमने वहाँ पर उनको संक्षेप में दिया। बहुत सारे हमारी बैठकें हुई। हमारे नितिन करीर जी जब यूडी सेक्रेटरी थे उनको तो इस शहर की जड़ से मालूम था, तो एक एक चीज़ हमको बुला के पता नहीं कितनी बार डेलीगेशन हम लेके गए, एक एक चीज़ बना के यहाँ के वास्तु विचारकों को लेकर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गहन हुआ था। और गवर्नमेंट ने हमको कहा था, चाहे उस वक्त की महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट हो, जिस वक्त ये कमेटी बनी और कमेटी ने सुझाया, इवन कमेटी की भी हमारी मीटिंग हुई थी, कमेटी को भी हमने सुझाया था, लिख कर दिया था, हर एक चीज़ वहाँ पे हियरिंग हुई थी दुनिया भर की, सब गवर्नमेंट को बताया गया था। पर मुझे लगता है कि वो डिटेल ऑर्डर जिसे जीआर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन कहते हैं या एक नोटिफिकेशन कहें या पुराने 2006 के ही जो अध्यादेश है उसको ही एलिब्रेट करके उसको ही नोटिफिकेशन में चेंजेस होके जल्दी कोई ना कोई कागज़ गवर्नमेंट हमको देगी। मुख्यमंत्री ने खुद दोनों सदनों में अनाउंस किया है और ये कायदा भी बन गया है, राज्यपाल के पास भी गया है। मुझे लगता है ये जो खानापूर्ति के दिन है, ये जो पेपर वर्क के दिन है, उनमें थोड़ी देरी लग रही है, पर मुझे उम्मीद है शहर के हित के लिए कुछ ना कुछ अच्छा एक पेपर डॉक्यूमेंट, एक नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, जिससे हम अच्छी तरह से उसको रीड करके उसकी तहकीकात करके उसको संक्षेप में डिटेल में जाके लोगों के सामने रखेंगे। मनोज जी, 50 MLT का भी मुद्दा उठा था इस टाइम पे यहाँ पर अपना विधानसभा में नागपुर में। साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े नेता हमारे शहर के ट्रेनों में जाके नागपुर गए। उस ट्रेनों के ना चर्चा चली कि अगर जीआर अगर ऐसा आएगा तो हम ऐसे करेंगे, अगर जीआर अगर वैसा आएगा तो हम वैसे करेंगे। कैसे पैसे कमाए जाएंगे अगर जीआर अगर वैसा आता है या ऐसा आता है, क्योंकि धोखाधड़ी बिल्डिंगें, इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो उनको रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। हम ऐसे करेंगे, मालकाना पे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतने में खरीदेंगे, पहले 50-500 रुपये स्क्वायर फीट में जगह खरीदेंगे, 1000 में एरिया के ऊपर इन लोगों की प्लानिंगें चल रही थी। वहाँ पहुँचे, बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो निकाला, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में फ़ोटो निकाला, वहाँ पे बड़ी मीटिंगें की, सब कुछ किया। जब वापस आए उल्लासनगर तो ले आए खाली एक ही चीज़, बाबा जी का ठुल्लू। देखिए मुझे बोलना चाहिए वो आप ही खुद ही बोल रहे हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, शहर को मिला बाबा जी, शहर को कुछ नहीं मिला। मुझे बोलना चाहिए। तो आपने भी, मनोज जी, आपने भी कहा था जब जीआर आया, आपने भी धन्यवाद किया था कि हम वेलकम करते हैं जीआर को। मैं आज भी जीआर को वेलकम बिगैर मालकाना के हक कैसे होगा? मेरा सवाल ये है। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी हम, आज के मुख्यमंत्री, उस वक्त के पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री जी, और आज भी नगर विकास खाता जिसमें सही मानों में हमारा काम पड़ता है, वो खाता आज भी हमारे एकनाथ राव जी शिंदे जी के हाथ में। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप एक तरफ मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हो और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद नहीं करते हो, इसमें राजनीति कर रहे हो। बहुत सारे लोग बोल रहे आप मुख्यमंत्री को तरफ जाने की राह में, उसके पक्ष में जाने की राह हो। तो मैं आज आपके चैनल के ऊपर क्लियर करता हूं, हम ऐसी कोई राह पे नहीं है। हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हमारी उल्लासनगर जो महानगर पालिका है, उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र है, वो यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, नगर विकास के अंदर आता है। नगर विकास का खाता आज भी मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा है। पहले भी जब पालक मंत्री थे तो नगर विकास का खाता, नगर विकास मंत्री वही थे, तो 2014 से लेकर वही नगर विकास मंत्री है, वही पालक मंत्री है जो आज मुख्यमंत्री है। तो भैया जिस व्यक्ति को ए से बी, ए से जेड मालूम है हमारे शहर के बारे में, जो पालक मंत्री भी रह चुके हैं, जो नगर विकास मंत्री भी, जो आज सौभाग्य से मुख्यमंत्री है, तो उसका धन्यवाद नहीं करें तो क्या हम लोग ग्राम विकास मंत्री का करेंगे, या हम क्या बोलते हैं आदिवासी मंत्री का करेंगे, या हम क्या बोलते हैं पाट बंधारे मंत्री का करेंगे? तो भैया हम उनका धन्यवाद इसके लिए करते हैं कि उनको ए से जेड मालूम है, उन्होंने पहले भी पालक मंत्री, नगर विकास कार्य किया है, अब भी कार्य करते वक्त, तो धन्यवाद उनका है। मैं आज भी
संतुष्टि हूँ, मैं आज भी सम्मानदायक हूँ कि जरूर एक अच्छा नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ऐलान किया गया है दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस में, वो जल्दी एलिब्रेट होकर अच्छी तरह संक्षेप में डिटेल में नोटिफिकेशन कहें या गवर्नमेंट गजट कहें, जीआर कहें, जो भी आपकी भाषा में कहें, वो जल्दी हमको मिलेगा। राज्यपाल के पास है, राज्यपाल के पास कुछ समय लगता है कुछ इन बातों के लिए, पर मैं सकारात्मक हूँ। मैं आज भी अपने मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी का और अपने खासदार का धन्यवाद करता हूं। उसमें भले विपक्ष वाले या मीडिया वाले कुछ भी कहें कि हम मुख्यमंत्री जी की क्या बोलते हैं बड़ाई कर रहे हैं, बहुत बहुत क्या करें, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी का नहीं कर रहे हैं या विपक्ष का नहीं। राज्य शहर में तो चर्चा है कि कभी भी कलानी परिवार चला जाएगा एकनाथ गढ़ में, क्योंकि श्रीकांत शिंदे साहब से आपके काफी अच्छे संबंध हैं। शहर में चर्चा है। बिल्कुल अच्छे संबंध है। मैं आज भी दावे के करता हूँ, हर हफ्ते में हमारी बात होती है खासदार साहब से, मुख्यमंत्री से मुलाकातें भी हुई है। हम इनकी तरह फोटो सेशन में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो एक मर्यादा भी है, हम अलग पक्ष में हैं, वो एक अलग पक्ष में हैं, तो फोटो सेशन से हम परहेज रखते हैं। आपको बता दूं, ये पूरे नागपुर अधिवेशन में ओमी कलानी जी, पंचम कलानी भी गए हुए थे, पर एक फोटो भी हमने नहीं, फोटो हमारे पास है लेकिन हमने वायरल नहीं किए, क्योंकि जिन्होंने फोटो वायरल किए, जो यहाँ से ट्रेनों में आप गए, बड़ी बड़ी स्कीमें बना के गए, दुनिया भर के फोटो सेशन किए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर गए, किस तरह नागपुर विधान भवन के बाहर बैठ के एक एक इंतजार कर, अरे ये आया चलो इसके साथ फोटो, अरे ये आया इसके साथ फोटो, अरे साहब इसके साथ फोटो, वो सब हमने देखा किया। यहाँ तक के ठेकेदारों को भी यहाँ से लेकर गए, चाहे वो वाटर सप्लाई के ठेकेदार हो, अभी भूखा बैठे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हो, बड़े बड़े ठेकेदारों को नागपुर पहली बार लेके गए और उनके साथ फोटो सेशन करते उनको समझ में नहीं आया कि लोगों को पता चलेगा, पर लोगों को सब मालूम है शहर के ठेकेदार कौन है, वाटर सप्लाई के ठेकेदार। आज बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं कि वाटर सप्लाई के हम खिलाफ हैं, और वाटर सप्लाई के ठेकेदारों के साथ नागपुर क्या कर रहे थे भाई आप? और आज वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आके उनके मंडप में जाके उनके वहाँ जाकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। यहाँ तक कि आपने बोला था कि नागपुर अधिवेशन में हमारे आमदार कुमार रानी जी पानी के घोटाले के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे, पानी की एमएलडी के लिए आवाज उठाया। नहीं, एलए क्यों पहले डालना पड़ता है ना, तो लगा नहीं ना, नहीं एलए क्यों लगा ही नहीं ना, डाले ही नहीं ना। पानी का विषय तो आया, पानी के विषय में कनेक्ट कर सकते थे आप कि शहर में ऐसे ऐसे कुछ 100 से 150 हमारे शहर के लोग हैं वो जो बैठे हुए हैं, वाटर सप्लाई के ठेकेदार हैं, वो गरीब लोग 7 दिन से बैठे हुए हैं। उनको पहले पूछा नहीं, आप ठेकेदार को वहां लेके जाते हो नागपुर अधिवेशन में, अपने मंत्रियों से मिलाते हो और यहाँ आकर आप भाषण देते हो। जी पहली बार आमदार जी ने विधानसभा धन्यवाद बोला है, धन्यवाद। तो एक बात छूट गई, ज्योति कालानी के बाद, ज्योति कालानी के बाद पहली बार किसी आमदार ने इस शहर के हित के लिए, चाहे पानी का मुद्दा जो कि इतना अति आवश्यक नहीं है, ठीक है पानी की किल्लत है, ये है पानी हमारा लीकेज ज्यादा हो रहा है, हमको जरूरत से ज्यादा पानी है, हम और डिमांड कर रहे हैं, चलो ठीक है, आमदार जी ने किसी भी मुद्दे पर शहर की आवाज, उल्लासनगर की आवाज ज्योति कालानी के बाद सुनाई दी, इस बात का धन्यवाद, और भविष्य में भी सुनाई देगी, इस बात की भी अपेक्षा रखते हैं। 50 MLD अगर बढ़ती है शहर के अंदर, तो पब्लिक के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा या नहीं? क्योंकि टैक्स देखिए, आज हम 3600 भरते सालाना पानी का एक परिवार, अगर ये 50 MLD बढ़ती है तो ये जो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ अधिकारी से मेरी भी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर पानी का अगर ये मुद्दा आता है, अगर ये पास होता है, 700 से 800 रुपया सालाना ये बढ़ सकता है टैक्स के अंदर। तो ये आर्थिक बोझ डालने से पहले परिस्थितियों का उनको जायजा करना चाहिए था कि आज कोविड के बाद में क्या हमारे शहर के व्यापारी, हमारे शहर के गौर गरीब जनता क्या उस लायक है? अभी हम स्टेबल है उतने जो हम 900 रुपये का एक आर्थिक बोझ, दूसरा यूजर टैक्स आई नेताओं की देन, कैपिटल टैक्स नेताओं की देन, उसके साथ अभी वो स्थगित है क्योंकि लोगों का विरोध, आज अभी फिर 50 MLD बढ़ा के और साथ ही साथ में एक बोझ बढ़ाने का काम, और साथ में दूसरा लीकेज। मनोज जी, लीकेज में कितना वेस्टेज होता होगा पानी आपके हिसाब से? देखिए, मैंने आपको कहा पहले प्रश्न में, आज शहर में अधिक मात्रा में हमको पानी मिल रहा है, जितना कैपिटा पर व्यक्ति हमको पानी मिलना चाहिए उससे अधिक मात्रा में मिल रहा है। हमारा शहर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिग स्केल इंडस्ट्री और रेसिडेंट सब मेस है, सब इकट्ठा है,
स्मॉल स्केल भी उधर ही है, लोग रहते भी उधर है, बड़े कारखाने भी उधर है, लोग रहते भी उधर हैं, झुग्गियों के बीच में कारखाने हैं, उनमें इंडस्ट्री है, सब है। तो मेज शहर है, हमको MIDC है नहीं, हमको MIDC सेक्टर अलग है नहीं, या कोई सही है नहीं। फिर भी उसके बाद भी जितना भी हमें पानी मिल रहा है वो बहुत ही अधिक है पर कैपिटा पर व्यक्ति के। हमारे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, हमारे शहर में लीकेजेस बहुत है। अभी जब से राजा दयानिधि जी आयुक्त थे उन्होंने बहुत कंट्रोल किया है, एक 60% लीकेजेस के ऊपर कंट्रोल है, 60% जो हमारा वेस्टेज होता था उसके ऊपर कंट्रोल है, पर अभी भी 40% बाकी है जिसके ऊपर कार्यरत है। आपका प्रश्न था कि ये बोझा भरेगा, मैं कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा पानी की, जितना है उतना ही काफ़ी है। हमको लीकेजेस के ऊपर, वेस्टेज के ऊपर और नॉन बिलिंग जो होती है, चोरी होती है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि ये लोगों के ऊपर 900 रुपये बढ़ जाएगा, तो ये प्रशासकीय राज चालू है। 4 अप्रैल से हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, 9 महीने होने आएंगे, प्रशासकीय राज चालू है, कमिश्नरी प्रशासन है, उसने अपनी मनमानी करके इस तरह के कुछ भी टैक्सेस वो बढ़ा सकता है, पर वो लोगों के ऊपर लागू नहीं हो सकती। उदाहरण कैपिटल वैल्यू, उसने मनमानी करके हमारे कार्यकाल के बाद की तो मुंह की खानी पड़ी प्रशासन को। आज वही प्रशासन हमको कहता है लोगों को अपील करो कि हमने पुराने रिटेबल वैल्यू लगाए हैं, कृपया आके बिल भर के जाओ, कृपया आके। हम लोगों को अपील भी कर रहे हैं। तो अगर कारपोरेट प्रशासन ने, प्रशासक ने या आयुक्त ने या किसी ने भी इस तरह का टैक्स जो 50 MLD आएगा या आने वाला है बढ़ा के लेगा, तो हमारा विरोध रहेगा। हमारा विरोध इस बात के लिए रहेगा क्योंकि हमारे पानी ऑलरेडी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करो, उसकी लीकेज बंद करो, गवर्नमेंट से लेके लायबिलिटीज कुछ मत बढ़ाओ। अगर प्रशासन ने ऐसा कोई मनमानी की तो हम सक्षम है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। 88 करोड़ टेंडर पानी का लीकेज, साथ में पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया और भी, ये लायबिलिटी चाहिए, वो चाहिए, डंपर होने चाहिए, और आपको अपना 30 किलोमीटर के अंदर आपके एक प्लांट होना चाहिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने पूरा टेंडर पढ़ा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पूरा टेंडर पढ़ा है। ये विषय में मुझे मालूम था आज आप आ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट नहीं बताया, पर ये मुद्दा पक्का आएगा। ज्वलंत मुद्दा है शहर का, वो तो आना ही है। 7 दिन से वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब बैठे हुए हैं, वो हमारे सब शहर के। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया या पक्ष में खड़ी है? राष्ट्रवादी ने ही किया है विरोध, सिर्फ तो नजर तो नहीं आया आप कहीं भी मीडिया मैंने वो कहा ना, फोटो सेक्शन से थोड़ी परहेज कर दी है अभी हमने। अच्छा, इससे पहले राजा दयानिधि के समय ये निकला था, उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था कि नहीं? बाकी चैनलों पे तो मैंने दिया था। हाँ। पुरजोर विरोध किया था हमने, लेटर की थी, हमारे डेलीगेशन जाके कमिश्नर मिली और ये रद्द करवाया। ठीक है, क्रेडिट सबने ली, ये ली, वॉटेवर, चलो ठीक है, वो चलता रहता है राजनीति में, क्रेडिट लेना ये लेना, उस पर रोकटाप नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, सबके अपने अपने स्टाइल करने का तरीका है। आज भी सबसे पहले ये जिस दिन उपोषण पे बैठे 24 तारीख को, 25 तारीख को पहला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का लेटर मेरा गया है। आज भी उनके कॉन्ट्रैक्टरों के पास है, उनका जो ग्रुप चलता है उनके पास है, आप बोलेंगे मैं आपको भी दूंगा। सबसे पहला कमिश्नर से जाके हम मिले, कमिश्नर ने बोला नागपुर अधिवेशन चालू है, वो खत्म होगा, उसके विचार करेंगे। क्या लगता है रद्द होगा? देखिए, हम पूरी आज हम सत्ता में नहीं है, आज सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, आज सत्ता में शिंदे गठ, आज सत्ता में RPI, चाहे वो केंद्र हो, महाराष्ट्र हो या उल्लासनगर हो, वो है। तो मैं खुले आरोप लगाता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप में भी किया, बोला है, पर आपको आज खुले आरोप, इसमें सत्ता पक्ष का पूरा दबाव है, ऊपरी तरह से दबाव है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है। इसमें गुमराह किया जा रहा है इन 100 ठेकेदारों को। इन ठेकेदारों को पार्टी के 3 आमदारों ने लेटर दिया है, आपको पता है, लेटर की कॉपी है मेरे पास, 3 दोनों, किशन कथोरे जी, हाँ, लेटर है मेरे पास में, आमदार कुमार अलानी जी, आमदार अपने 4 नंबर के गणपत गायकवाड़ जी, बालाजी कनिकर ने भी, बालाजी कनिकर ने नहीं दिया। 3 लोगों ने, जो मुझे मैंने कहा, जिनकी माहिती है, देखिए उन्होंने लेटर है, देखिए उन्होंने दिया है, पहले भी दिया था, एक्शन मोड हुआ, 10 करोड़ में दिया था। यहाँ तक कि अब मौका था नागपुर अधिवेशन में ये मुद्दा उठाने, क्यों नहीं उठा भाई? जबकि चर्चा हुई कि आमदार किधर नहीं, आप MLD का आपका मुद्दा तो लगा था ना, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उधर आपका कोई मुंह नहीं पकड़ता है उधर कि अभी ये मुद्दे बोलो, वो मुद्दे लो। आप चर्चा करके लोगों को अपनी मानवता, लोगों को अपनी जो मन की बात है कि आप उनके खिलाफ हैं, तो दिखानी चाहिए थी। वहां आपने मुद्दा नहीं उठाया, वहां उल्टा पानी के ठेकेदार को नागपुर लेकर गए, PWD के बड़े ठेकेदार को आप नागपुर लेकर गए। क्यों लेकर गए भाई? या तो आपके पास आने जाने का पैसे का खर्चा नहीं था, या तो आपके दिमाग में कुछ और था, आप लेकर गए। फोटो है हमारे पास, आप बोलेंगे तो आपको फोटो देंगे, ठेकेदारों के साथ फोटो है उनके, आप उनको वहां पर लेकर गए तो आपकी क्या सोच होगी, ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आपके साथ है, ये साथ है, तो ये ठेकेदार भी समझ रहे हैं। और ऊपरी दबाव किसका है
किस पक्ष का है, कौन सा नेता इनको फ़ोन करता है, कौन सा नेता आके इन कमिश्नर के पास बैठ के टेंडर अपलोड करता है, ये सब उन ठेकेदारों को मालूम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है, पहले भी थी, अब भी है। जिस मोर्चे पे ये ठेकेदार हमको कहेंगे हम उनके साथ बैठने को तैयार है। पर हमने उनको बोला है, जिससे आपको तकलीफ है सत्ता पर, पहले उनके पास जाइए, उनको आप जताइए, उनको बोलिए हम तो आपके साथ बैठे ही हैं, हम यहाँ हैं, हमको पूरे इंस्ट्रक्शन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे उच्च नेताओं के कि शहर में इस प्रकार से ठेकेदारों के साथ जो मनमानी हो रही है, जो उनके साथ अनदेखी हो रही है, उनके साथ आप खड़े रहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। भले आज आचार संहिता लग गई है, आज से आचार संहिता कोकन टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव घोषित हुआ, उसके बावजूद भी हम हर मुमकिन वो कोशिश इनके साथ करेंगे, हम इनके साथ हैं। आपका समर्थन इस चुनाव को लेके कौन से टीचर्स? हाँ, ऊपर से वो तो देखिए, ये जो होता है ना कोकन डिवीजन का पूरा चुनाव, सही है। इससे पहले भी 6 साल पहले हुआ था। हमारे शेकाप के शेतकरी कामगार पक्ष एनसीपी के उम्मीदवार थे बालाराम पाटिल जी, बहुत भारी मतों से बीजेपी के उनको हराया था, और हमने ज्योति कालानी जब आमदार थी हमने सपोर्ट किया था। अब भी जो भी उम्मीदवार ऊपर से देंगे, पार्टी देती है ये जो पार्टी, क्योंकि कोकन उल्लासनगर नहीं है ना, ये पनवेल से लेकर ठाणे तक, ठाणे से लेकर कसारा तक, कसारा से लेकर आपका भिवंडी तक, ये पूरा एक ही मतदार संघ होता है। वहाँ पे जो ये वोटर्स और टीचर्स होते हैं वो वोट करते हैं। अब जैसे प्रोग्राम ऊपर से आएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बखूबी, और आज इस शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का टीचर्स के हित में रामदास मोते जी के बाद जितना काम बालाराम पाटिल जी ने किया है, भले वो शेकाप के, पर हमारे अलायंस पार्टनर है, वो आज भी हमारे अलायंस पार्टनर है, उन्होंने जितना किया है रामदास मोते आज तक किसी ने नहीं किया। आज भी टीचर्स, हम भी कनेक्ट है इंस्टीट्यूट से, कॉलेज, स्कूल। चुनाव को देखते हुए नए वर्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? और एक सवाल आपसे भी है, चुनाव के अंदर आप चुनाव तो लड़ेंगे, कौन से पार्टी से, राष्ट्रवादी या भारतीय जनता पार्टी? मेरी पर्सनल बात कर रहे हैं आप? आपकी भी बात कर रहा हूं, और आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी पूछ रहा हूं नए वर्ष में। देखिए, नए वर्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कालानी परिवार पूरे अपने एक्शन मोड में है। जहां तक एक तरफ पप्पू कालानी जी कालानी महल में रहकर, अपने कार्यालय में रहकर जब से आए हैं, व्यर्थ समय नहीं गवाए। ठीक है, परिवार को समय दे रहे हैं, अपने कामकाज को समय दे रहे हैं, पर शहर के ऐसे बहुत सारे पारिवारिक मुद्दे हैं, लोगों के बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, तो लोग कोर्टों में, वकीलों के पास गुमराह होकर, परेशान होकर एक कालानी जी के पास आ रहे हैं, और वो पूरी तरह से इत्मीनान से 100%, 100% अपना देके उन परिवारों के साथ बैठ रहे हैं। चाहे भाई भाई का डिस्प्यूट हो, पत्नी पति का डिस्प्यूट हो, सास ससुर का डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट हो, पार्टनर्स के डिस्प्यूट्स हो, उन सभी को पूरी तरह से कार्यरत हैं। और आज मैं आपको गर्व से कह रहा हूँ, एक व्यक्ति शहर में है जिसका नाम पप्पू कालानी है, जिसके ऊपर लोग आज भी आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। ऐसे आए दिन अनुभव हम लेते हैं, हम देख रहे हैं फैसलों में बहुत कम बैठते हैं हम, पर जिन में बैठते हैं लोगों का एक अंधविश्वास, एक ब्लाइंड फेथ है आज भी उनके ऊपर। ये इसके पास आए हैं तो ये न्याय देगा, इसके पास अन्याय समाधान निकलेगा, इसके पास हमारे पास अन्याय। और दोनों पक्ष, जो हमने देखा 20-20 साल से लोग लड़ रहे हैं, पर जब साफ बोलते हैं कि अभी मुझको देखो, आप ये करो, आप ये करो, खत्म करो चीज़ को, और वो खत्म हो रही है। तो ऐसे 500 परिवारों को वो जुड़ा चुके हैं लोगों में, वो अपना व्यर्थ, और राजनीति के ऊपर पूरी तरह से हर वक्त वो कार्यरत है। चुनाव लग नहीं रहा, गवर्नमेंट अपने मसलों में व्यर्थ है, हमारे छोटे चुनाव नहीं करवा पा रही है। हमारे क्या, हमारे से पहले कल्याण है, नवी मुंबई, अंबरनाथ है, बहुत सारी सभी महानगर पालिकाओं को पेंडिंग है। जब निर्णय आएगा, पर लोगों के कार्य, लोगों के काम, चाहे आज 9 महीने हो गए हम नगर सेवक नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद भी लोगों को नहीं पता कि आपका कार्यकाल खत्म। बोलते ना, अरे भाई अम्मा मेरा कार्यकाल खत्म हुआ है, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी हमको नहीं मालूम है। तुम आज भी हमारे लिए नगर सेवक हो, तुम आज भी हमारे शहर के नेता हो, हमको ये काम होना चाहिए। कोई नगर बोलता भी नहीं कि मांझी हूँ। हाँ, वो भी तो बोलते हैं। हम बोलते हैं, मेरे कार्ड के ऊपर देखो मांझी नगर सेवक, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे देखो मांझी नगर सेवक के नाम से पोस्ट होती है। हम अपने आप को बोलते हैं एक्स कारपोरेटर, पूर्व मांझी, हम सब बोलते हैं, पर पब्लिक नहीं बोलती। पब्लिक बोलती है नहीं, आप हमारे कार्य कर सकते हो, आप करते हो, और हम करते हैं। आज भी आप मेरे कार्यालय में बैठे हो, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं जहाँ भी जिधर भी मेरी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है तो मैं वहाँ पे स्लीपिंग हूँ, वर्किंग पार्टनर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनको कहा है मैं समय नहीं दे पाऊँगा, आप मेरा परसेंटेज कम कर दो, क्योंकि हमारा जीवन लोगों के लिए,
हमारा कार्य अपने वार्ड की, यहाँ जहाँ तक रही मेरे पैनल की बात, छोटी मोटी समस्याओं के लिए मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, मेरी ऑफिस खुली रहती है। आज भी देखोगे मैं आपके आने से पहले काम ही कर रहा था बैठ के यहाँ देखा पर। कुछ लोग बैठे थे आपके। तो 2023 में मनोज लासी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, कालानी परिवार हो, मैंने बताया एक तरफ पप्पू कालानी, दूसरी तरफ पंचम कालानी, संगठन का पूरा कार्य देख रही है, महिलाओं बचत गट का कार्य देख रही है, अपने वार्ड की सेवाएं कर रही है, आए दिन कार्य हो रहे हैं। तीसरी तरफ ओमी कालानी जी धंधे व्यापार में भी ध्यान दे रहे हैं, पर शहर की राजनीति, शहर की चीजों के ऊपर भी पूरी तरह कार्यरत है। ओमी कालानी जी अभी 25 तारीख से हमारा जो पुराना टीओ के कार्यालय था गोल मैदान पर, वहाँ पे शाम को 7 से 10 बजे बैठना शुरू कर दिया है। तो पूरी तरह से हर इंजन, हर डब्बा पूरी तरह से कार्यरत है। लोगों का विश्वास पहले से कई गुना ज़्यादा हमारे ऊपर बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों ने हमें भी आजमाया था पास्ट में, अब वालों को भी आजमा लिया है। आज घूम फिर के लोग कहते हैं कि हमें फिर से कालानी सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी। मनोज लासी जी किस पार्टी से खड़े होंगे चुनाव में? मैं पूरी तरह से कालानी परिवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर आने वाले महानगर पालिका के चुनाव, चाहे वो 23 में लगते हैं या 24 में लगते हैं, कब भी लगते हैं, मनोज लासी, रिजर्वेशन क्या आती है वो एक अलग पार्ट है, वरना मेरी धर्मपत्नी कविता लासी जी भी अपने एनजीओ के माध्यम से, लासी फाउंडेशन के माध्यम से कार्यरत है। वो भी अपने कार्यालय में पूरा ध्यान दे रही है। लोगों के बीच में छोटी छोटी समस्याएं, मेरा बहुत सारा वार्ड का टेंशन तो उसने उतार के रखा है। सुनने में से है कि आपकी धर्मपत्नी हाँ, माजी महापौर के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या देखिए वो पक्ष का जो आदेश रहेगा वो टाइम पे सिचुएशन देख के, आरक्षण देख के, रिजर्वेशन देख के तय किया जाएगा। आज किसी को नहीं पता है वो कहाँ खड़ा होने वाला है, मतलब कौन से, क्योंकि आज आरक्षण ही नहीं है। जो आरक्षण निकलता वो रद्द कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो मुझे खुद को पता नहीं है कि जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ 5 सालों से पिछले, वो आरक्षण में ओबीसी हो जाए तो, वो आरक्षण में एससी हो जाए तो, वो ओबीसी महिला हो जाए तो मेरे पास ना ओबीसी महिला है, ना एससी है, ना मैं खुद ओबीसी हूँ। मेरी डिमांड तो जनरल ही रहेगी, और मेरी ज़्यादा ज़्यादा मेरी जो भ्राता है, धर्मपत्नी है, उसके लिए रहेगी अगर लेडीज हुआ तो। एक पब्लिक का सवाल, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि मनोज जी से जब आप इंटरव्यू करें तो ये पक्का सवाल पूछिएगा। ओपोजिशन ने भी बोला, आम जनता ने भी बोला, आज पूछ ही लेता हूँ। बिल्कुल, पिछले इंटरव्यू में कहा था तो पूछने के लिए, लेकिन हमारी कंट्रोवर्सी इतनी हो गई थी तो उतर गया ध्यान से। आज ध्यान में है, मनोज लासी ने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, क्यों प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी में? अच्छा, जो कर चुका, जो छोड़ चुका हूँ वो सवाल नहीं है। नहीं, पहले किया क्यों, बाद में आएंगे अच्छा, छोड़ने में। छोड़े। अच्छा, ऐसे मुझे लगा कि आप वो पूछोगे छोड़ा क्यों, पहले छोड़ा क्यों, पहले छोड़ा क्यों, पहले छोड़ने पे आएंगे ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों की? देखिए 2017 में एक ऐसा माहौल बना, पूरी की पूरी टीम ओमी कालानी है, जिसे आप उस वक्त की राष्ट्रवादी कहें, हम सब भारतीय जनता पार्टी में हमने विलीन नहीं किया, पर हमने उनके साथ अलायंस किया। उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और आज हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यू के रविंद्र चौहान जी, श्वेता शालिनी जी की आग्रह पर हमने इस शहर में एक मजबूत सरकार आए, सत्ता आए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार आए, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया। एक दूसरा कारण था जो जग जाए, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, कि सरकार ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की थी, और हमारे जो इंजन थी हमारी पप्पू कालानी जी, वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए थे। राजनीतिक कारणों से वो, उनको जो भी शिक्षा लगी थी, हम राजनीति का रास्ता राजनीति से निकालना चाहते थे। इसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया कि शहर में एक मजबूत स्थिर सरकार भी मिले, और जो हमारी इंजन है पप्पू कालानी जी, उनका भी कुछ ना कुछ मार्ग निकले, क्योंकि राजनीति का शिकार थे वो, पूरे शहर को मालूम है वो राजनीति का। तो राजनीति का सवाल जवाब राजनीति से लेने की छोड़ा क्यों? छोड़ा इसलिए मैंने पर्सनली, पप्पू कालानी जी वापस आ गए, ज्योति कालानी जी के देहांत के बाद वो यहाँ पे वापस आ गए, पहले पैरोल पर आए, फिर परमानेंट आ गए। मेरा और उनका नाता ठीक है, एक लोग बोलते हैं ओमी कालानी जी और मेरे कुछ मनमुटाव हुए थे, वो घर घर में भी होते, सगे भाइयों के भी होते, हम भले रक्त के भाई नहीं हैं, पर हम अपने जज्बातों के एक दूसरे के भाई है, इमोशंस के एक दूसरे के भाई है। हमने बहुत सारा वक्त अपने साथ निकाला है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है, मेरी कुछ बातें उनको पसंद नहीं आई, उनकी कुछ बातें मुझे पसंद नहीं आई, हमने अपना अपना रास्ता अलग किया। पर कहते हैं कि राजनीति में मेरा वैसा ही क्या है, मेरा धंधा व्यापार क्या है, कुछ नहीं है। व्यक्तिगत मनमुटाव आपके और ओमी जी के हुए, वो वक्त रहते खत्म हुए। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे,
वो जाने का कारण दूसरा कुछ पब्लिकली बोल रहे हैं कि भी जो आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल था, जो आपका कॉप्शन का, वो कॉप्शन के अंदर 2.5 साल आपके पास में, 2.5 साल किसी और को भी कमिटमेंट किया होता है, ऐसे लोगों का कहना है। तो मनोहर लासी जी को अपना 2.5 साल का कार्यकाल छोड़ना नहीं था, जिसके कारण बीजेपी में चले गए और वहां पर रह के आपने कोई कसर नहीं छोड़ी भाभी ज्योति कलानी जी को हराने में, और पंचम कलानी जब महापौर थी तब उनको भी गिराने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। ये आप पे आरोप है पब्लिकली। ठीक है, पब्लिक की नहीं, अपोजिशन है, जो पब्लिक को मालूम है क्या रहा है। आपने कहा मैं अपना 2.5 साल का पीरियड कॉप्ट का बचाने के लिए, आपकी जानकारी 2017 में चुनाव हुए, 2018 में ओमी और मेरा किसी बातों पे मनमुटाव हुआ और हम सब बीजेपी में थे, ओमी भी था बीजेपी में, पंचम भाभी भी थी, हम सभी हमारे तरह सब बीजेपी में थे, क्योंकि चिन्ह के ऊपर खड़ा हुए थे। उनके बाय डिफ़ॉल्ट उनके उसमें कोकन भवन में हम लोग रजिस्टर हुए थे, बाय डिफ़ॉल्ट सब हुए थे, सब बीजेपी में थे। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ, मैंने ओमी जो गुट था, टीओ के गुट, उनके साथ अपनी थोड़ी दूरी बना ली और ये बीजेपी का जो गुट था उनके साथ बैठना चालू किया, कार्य करने, क्योंकि मेरे को अपने क्षेत्र के काम करने थे, वार्ड के काम करने थे। अगर मुझे अपना 2.5 साल का कार्यकाल बचाना होता तो 2.5 साल बाद जाता था, पहले ही साल क्यों चला गया। तो मैंने कहा 2018 में हमारा कुछ मनमुटाव हुआ था, जो अब दूरियां खत्म हुई है। रही बात, आपने कहा कि आप बीजेपी में रहे पूरी तरह से, जब ज्योति कालानी आमदार के लिए खड़ी हुई थी तब आपने पूरे उनके खिलाफ काम किया, पंचम कालानी खड़ी हुई थी, उन चीज़ों को नहीं, ज्योति कालानी की बात है। मुझे कालानी परिवार ने, पप्पू कालानी ने, स्वर्गीय ज्योति कालानी ने या मेरे मित्र ओमी कालानी ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है राजनीति में, जहाँ रहो 100% रहो, 100% रहो। तो मैं जहाँ था वहाँ 100% था, 100% था, पूरे ईमानदारी से था। पहले जहाँ था वहाँ भी मुझे कोई हिला नहीं पाया, फिर जहाँ था वहाँ भी मुझसे कोई हिला नहीं पाया। आज जहाँ हूँ पूरी तरह से मन से, विचारों से, आत्मा से आज जुड़ा हुआ हूँ, आज भी मुझे कोई हिला नहीं सकता। बहुत सारे अब भी इस तरह के मनगन भड़काने वाली बातें, ऐसे किया तुमने, ऐसे किया, सोशल मीडिया पे मेरे जो मित्र थे वही कर रहे हैं। क्यों? उनको ऐसा लग रहा है कि बगैर कारण के कोई चला गया। बीजेपी छोड़ने का भी कोई कारण नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ, बीजेपी में मुझे बहुत मान सम्मान मिला, प्यार मिला, आज भी बहुत अच्छी आपकी उनके साथ में साठगांठ है। ठीक है, साठगांठ है, वो मित्र हैं। हम लोग ठाकुरों की दुश्मनी नहीं है हमारी कोई, जो एक दूसरे के एकदम गला काटने के पीछे पड़ेंगे। ये हमारे विचारों का भेद है, विचारों की बातें हैं, अलग अलग है। आज भी हम दुख सुख में एक दूसरे को मिलते रहते हैं, शादी मुरादियों में मिलते रहते हैं, घूमने भी कहीं साथ में चले जाते हैं, सबके साथ संबंध है। तो संबंध हमारे खराब नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो नमक तेल डालने की कोशिश करते हैं, पर वो तेल असर करने वाला नहीं है। उनका तेल पहली बात तो एक्सपायरी तेल हो गया है, उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है। और आज ये आत्मा का बंधन है, कि प्यार विश्वास का फिर से अटूट बंधन है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये जोर जबरदस्ती या लालच या लोभ में किया हुआ बंधन नहीं है। अगर लोभ का बंधन होता तो ज्योति कालानी जी मेयर थी, ज्योति कालानी जी एमएलए थी, पंचम कालानी जी मेयर थी, पूरा राज कारोबार कालानी महल से चलता था। उस वक्त किसी मनमुटाव से मैं उससे अलग हुआ, अपना कार्य करना चालू किया। आज जब बीजेपी का एमएलए कुमार नहीं था, ऊपर सरकार बीजेपी आ गई, तब मनोज लासी वापस से पुराने अपने घर पप्पू कालानी के पास, ओमी कालानी के पास, अपने दोस्त के पास, अपने भाई के वापस गए। तो ये अगर मुझे लालच होती थी सत्ता की या पोजीशन की, तो मैं चढ़ती हुई नाव को छोड़ के नहीं जाता था। दोनों वक्त में नहीं गया। तो ये मनोज लासी की स्टाइल है, मनोज लासी के काम करने का तरीका है। मैं जो भी करता हूँ मन से करता हूँ, आत्मा से करता हूँ, शरीर से नहीं करता। ये इस बात का जवाब। बहुत अच्छा लगा आज मनोज लासी जी से बात करते हुए, और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी। जो आरोप लगे हुए थे, ऑपोजिशन ने कुछ लगाए थे, कुछ पब्लिक ने लगाए थे, हमने वो भी सवाल पूछे, क्योंकि हमारा एक धर्म है मीडिया का कि जो सवाल पब्लिक बोलती है तो हमको पूछना पड़ता है नेताओं से। तो हमने वो भी लोगों के सवाल पूछे मनोज जी से। मनोज जी ने एकदम स्पष्टीकरण से उनका बहुत अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया, और बहुत अच्छा लगा आज मनोज जी की भावनाओं को जानते हुए। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।